हम्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव। सभी का हार्दिक अभिनंदन है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप लोगों को रोज सुबह 8 बजे भाई करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाता हूं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का, बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ सोमवार आप सभी को, और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और आज ये सारी हमारी जो कनेक्टिंग साइट्स हैं, उसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन से इतनी सारी क्लासेस होने वाली है। मेरी क्लास से शुरुआत होगी करंट अफेयर्स बाय देवेंद्र सर, एंड लास्ट जो क्लास होगी होली ऑफर पे सर 9 बजे देने वाले हैं। मैं पीएससी चैनल पे भी मिलूंगा आपको 3 बजे, पॉलिटी 9 बजे, उसके बाद एसएससी के ये चैनल्स पे, बैंकिंग के चैनल पर। ठीक है, आज आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी आज उनकी पुण्यतिथि है। तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो इतने महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एचआरए के साथ, एचआरए के मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, काकोरी हत्याकांड हो, ठीक है, सैंडर्स की हत्या हो, सारे जो कहते हैं ना कि इनके और हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ से जुड़े हुए हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत बहुत नमन आज हमारी तरफ से। और वर्ल्ड एनजीओ डे है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज उन्हीं का दिन है, तो आज दोनों दिन दिवस को आप याद रखेंगे। 27 फरवरी। सफलता और असफलता के रास्ते एक ही हैं, केवल दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। रास्ते एक हैं, सक्सेस और अनसक्सेस के या फेलियर के। तो सक्सेस और फेलियर के दोनों के जो रास्ते हैं वो एक ही होते हैं। चूज आपको करना है कि क्या करना है आपको इसमें आगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। बारबरा बॉसन का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थी? बारबरा बॉसन हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हु वाज शी? कौन थी? अभिनेत्री थी, लेखिका थी, चित्रकार थी या गायिका थी? सभी से निवेदन है भैया, हमारी क्लास के काफी क्वेश्चंस आपकारी में बैठ रहे हैं। बच्चे जिनके क्वेश्चंस बैठे हैं वो जरूर कमेंट करें कि सर आपकी क्लास के क्वेश्चंस आए हैं। हर हर महादेव भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आर्मी के बैच अलग से तो नहीं है बेटा, अभी आर्मी की तैयारी या आबकारी या पटवारी या पीएससी के लिए आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। सभी क्लासेस के एसएससी वाले बच्चे, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए यहाँ सब कुछ काम का मिलेगा। अभिनेत्री थी, यस, शी वॉज एन एक्ट्रेस, ये आपको बता दूं। ठीक है, ये यूएसए की मशहूर टीवी अदाकारा थी। हाल ही में लॉस एंजल्स में निधन। ठीक है, बारबरा, ये है बारबरा। अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन। अदाकारा थी। ठीक है, और आपको मालूम होगा लॉस एंजल्स की जब भी बात करें, लॉस एंजल्स की जब भी बात करें, लॉस एंजल्स, इसको कहते हैं हॉलीवुड। क्या कहा जाता है? हॉलीवुड। जैसे हमारे मुंबई को बॉलीवुड कहा जाता है, वैसे लॉस एंजल्स को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड कहा जाता है। मशहूर जगह है। ठीक है, यूएसए में आती है और यहीं से जो वहाँ की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, आपको याद रखना है भैया, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा करी? ये काम का क्वेश्चन है, तो जल्दी बताएं, मुकाब की घोषणा किसने करी है? फटाफट बताएं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, सऊदी अरब, ओमान या यमन? कहां पर शुरू हो रहा है मुकाब? जल्दी बताइए, ये है क्या? ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो 800 मिलियन का है? ये प्रोजेक्ट 800 मिलियन का है। जल्दी बताएं, लाइक एंड शेयर करें। चलिए, ये है सऊदी अरब। क्या आएगा बेटा? सऊदी अरब। अब आपको बता दूं, सऊदी अरब के जो प्रमुख हैं सलमान, उन्होंने कहा है कि भाई हम एक नई सिटी, हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं। कहाँ पर बनाएंगे ये हाईटेक सिटी? ये हाईटेक सिटी बनेगी सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर सब कुछ होगा, मतलब अलग से। ये इसका नाम होगा मुकाब। क्या होगा? मुकाब। अब इसको नाम रखा है न्यू मुकाब, न्यू मुरब्बा।
नाम के हाईटेक सिटी, ठीक है, न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी में होगा ये। और यहां पर जो मुकाब जो रहेगा भाई, ये कैसी फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, मैं आपको बता दूं ये कैसी होगी, फ्यूचर सिटी जैसी एक इसका एक कंसेप्ट रखा गया, सब कुछ यहां मिलेगा। मुकाब इस तरह से मुकाब, और ये जो बिल्डिंग होगी ये सऊदी अरेबिया की सबसे महंगी बिल्डिंग और विश्व की सबसे महंगी बिल्डिंग होने वाली है। नई सिटी बनेगी, नई जगह पर नया मुकाब होगा मुरब्बा नाम से। और आपको यहाँ के प्रमुख कौन है, मैं आपको बता दूं, प्रमुख हैं सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, आपको याद रखना, मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा करी है, ठीक है। ये एंटिला से दोगुनी बड़ी होगी, 400 मीटर की ऊंचाई होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 400 मीटर की, 400 मीटर की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब आपको जब भी बात है सऊदी की बात करें, सऊदी की, तो सऊदी की मुद्रा क्या है, रियाल, क्या है, रियाल। और यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी है रियाद, ये दोनों याद रखेंगे, राजधानी क्या है, रियाद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सलमान साहब भाई, नई चीज बनाने वाले मुकाब, 400 मीटर की ऊंचाई की ये बिल्डिंग होगी, पूरे एक नए शहर को बसाया जाएगा, हाईटेक सिटी का नाम दिया गया इसको, आपको याद रखना। प्रिंस, क्राउन प्रिंस कहते हैं सलमान, मोहम्मद सलमान, क्राउन प्रिंस। आगे बढ़ते हैं, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका के पहले शहर कौन सा बना। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया अमेरिका के किसी शहर में, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, सिएटल या न्यूयॉर्क, जल्दी बता दीजिए क्या, किस पे प्रतिबंध लगाने की बात कहां से शुरू हुई है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के एक शहर में, बता दीजिए भी आंसर क्या होगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद। फटाफट चाय वाली क्लास में आपका स्वागत है, लगातार लाइक एंड शेयर करते चलें, जल्दी 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 जल्दी। शिकागो बोल रहे हैं, नहीं बेटा, ये आंसर आएगा सिएटल, क्या आएगा, सिएटल, क्या आएगा, सिएटल, आपको याद रखना है। अच्छा आपको बता दूं, यहीं पर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। शिकागो का कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, यही विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी। न्यूयॉर्क द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, या ऐसा लिख दूं आपको, गगनचुंबी इमारतों का शहर, ठीक है। न्यूयॉर्क आर्थिक राजधानी बोलते हैं अमेरिका की, आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिकल कैपिटल। न्यूयॉर्क में आपको मिलेगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क में मिलेगा मैनहट्टन द्वीप, जहां पर आपने देखा होगा बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है। सिएटल में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है, और अमेरिका का शहर आपको याद रखना है सिएटल में। फाइट ऑपरेशंस फाइट कैपिटलिज्म, ठीक है, आपको याद रखना है सिएटल शहर, ठीक है। यूएसए की बात करें तो आप सभी को मालूम है यूएसए में प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट जो है वो है जो बाइडन, और आपको मालूम है जो बाइडन की अभी हाल ही में विजिट कहाँ हुई है, यूक्रेन गए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर, जल्दी बताइए, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, भारतीय मूल के, फटाफट बताइए। यूएसए की जो राजधानी है, राजधानी, और ये राजधानी क्या है, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी बताइए। कमला हैरिस, भारतीय मूल की है, मालूम है ना ये, कमला हैरिस, ये आपको याद रखना है, क्या नाम आएगा, कमला हैरिस। जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों का याद रखेंगे बहुत अच्छे से, लाइक एंड शेयर करें, बिल्कुल सही। अब याद है आपको, हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाइडन ने विजिट कहां करी, जो बाइडन यूक्रेन विजिट करके आए, ठीक है। तो जो बाइडन अभी यूक्रेन यात्रा पे थे,
है ना, तो ये क्रिएट कर सकता है सीन। 24 फैब को 1 साल हो गया था पूरा हमले हुए, इसलिए ये गए थे मिलने, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब आगे चल के देखना, संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त करा? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू हेड द कैंपेन टू द एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण को खत्म करने के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र ने अपॉइंट करा है? ठीक है, राम दशरथ शर्मा, YV रेड्डी, राजेंद्र कुमार या असफा खान? जल्दी बताइए। लाइक एंड शेयर करिए भैया जल्दी से फटाफट, जितने भी बच्चे हमारे, लाइक्स भी करते चलें, शेयर भी करते चलें। YV रेड्डी बता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के कुपोषण को। नहीं भैया नहीं, रेड्डी साहब कहां से आ गए? ठीक है, ये है भारतीय मूल की अफशान खान। मैं आपको बता देता हूं, भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की अफशान खान। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी हाल का इनके पास ब्रिटेन और कनाडा की जो है नागरिकता है, ब्रिटेन और कनाडा की नागरिकता है। किसकी? ब्रिटेन और कनाडा की नागरिकता आपको याद रखना है, ये है अफशान खान। ये आपको याद रखना होगा बहुत अच्छे से इन्हें। ठीक है, यूएनओ के जो प्रमुख हैं, इन्हें यूएनओ के प्रमुख, यूएनओ के जो प्रमुख हैं, कौन है प्रमुख? एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस उन्होंने नियुक्त किया। ठीक है, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, इनका असफा खान को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मॉल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। ये प्रोजेक्ट दिया गया है, याद रखना, असफा खान को, भारतीय मूल की है और इनको प्रोजेक्ट दिया गया है कि माल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को कम करना है। बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुपोषण का मतलब है दोस्तों कि आपको संयुक्त मतलब एक स्टेबलाइज्ड भोजन नहीं मिला, वजन का हाइट के हिसाब से बढ़ ना पाना या कम हो जाना, इसलिए कुपोषण होता है। देखिए, जितने बच्चे की जैसी एज होगी उसकी हाइट और उसकी जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। अगर एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट नहीं हो रहा है, ज्यादा या कम है, दोनों में कुपोषण गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि कुपोषण आपको माल न्यूट्रिशन दुबले पतले बच्चों में मिलेगा, माल न्यूट्रिशन मोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। एक बैलेंस डाइट नहीं होती है तो कुपोषण होता है। और आपको मालूम है कि हमारे वहां मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे कुपोषित जिला, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण कहां है आपसे पूछ लेंगे तो आपको याद रखना है श्योपुर में। कहां है? श्योपुर में। मैंने एक बार कही भी थी बात कि करोड़ों खर्च करे हैं, करोड़ों खर्च करे हैं सरकार ने चीतों को लाने के लिए, सिर्फ हजारों खर्च कर देते कुपोषण मिटाने के लिए तो क्या बुरा होता? ये टैग तो श्योपुर से हट जाता। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है श्योपुर। भारत का सबसे कुपोषित राज्य है उड़ीसा। भारत में सबसे कम मतलब भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण आपको कहां मिलेगा, मतलब लोगों कम है, वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में कुपोषण बहुत ज्यादा है, उड़ीसा में कुपोषण बहुत ज्यादा है, आपको याद रखना है। तो श्योपुर, आपको ये जानकारी जो एडिशनल में बताता हूं ना, ये लिख लिया करो, ये काम की है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन था कि यूएनओ ने कुपोषण को दूर करने के लिए किसको अपॉइंट करा है वर्ल्ड लेवल पर? असफा खान, भारतीय मूल की है, ब्रिटेन और कनाडा की नागरिकता लेके बैठी है। कौन सा प्रोग्राम चलाया? स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। किसने नियुक्त करा? एंटोनियो गुतरेस। ये भी आपको याद होगा कि यार यूएनओ का प्रमुख कौन है। फिर सर ने यह भी बता दिया कि कुपोषण भारत में कहां है और मध्य प्रदेश में कहां है। सब नोट करते चलें, सब नोट करते चलें भैया, ठीक है। तो करोड़ों खर्च करे थे, सिर्फ हजारों खर्च कर देते तुम श्योपुर की जनता पर तो कुपोषण तो दूर हो जाता। कुपोषण का मतलब है 2 समय का खाना भी नहीं इनको ठीक से मिल पा रहा, और जो मिल पा रहा है उसमें किसी भी प्रकार के विटामिन नहीं है या प्रोटीन नहीं है।
चलिए, मेरी बात पे एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं कि कूनों में चीते लाना गलत है, बिल्कुल सपोर्ट में हो, आप चीते भी लाइए, पर पहले जो जरूरी है वो पहले करिए। भारत, ठीक है, भारत से क्या लेके आए, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में घोड़े मोड़नी क्या है, घोड़े मोड़नी क्या है, गोवा का लोक नृत्य है, असम में लोक चित्रकला है, झारखंड में कठपुतली, उड़ीसा में रंगमंच में। मैं चाहता हूं कि हमारे करंट अफेयर्स की क्लास सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, विचारों में भी क्रांति लाए। आपको करंट अफेयर्स तब याद रहेंगे जब हम किसी चीज पे डिस्कशन करते हुए उसको बहुत डीपली थोरोली डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अभी 12 और आए हैं, 8 नामीबिया से और 12 लेके आए साउथ अफ्रीका से, 20 हो गए अपने पास, ठीक है। गोवा में लोक नृत्य क्या है, ये गोवा में लोक नृत्य, कम लोग जानते हैं गोवा। देखिए, गोवा में लोक नृत्य दोस्तों, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब गोवा में लोक नृत्य मतलब जब हम गोवा लिखते हैं ना तो दिमाग में पहला आता है यार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। मैं आपको बता दूं, राजधानी इसकी पणजी है, आप सभी को मालूम है राजधानी क्या इसकी पणजी है। सीएम साहब जो हैं इसके, सीएम साहब प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत, ठीक है। और राज्यपाल जो है यहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। चलिए, ये कहानी तो हो गई। अब मैं आपको लोक नृत्य की बात बताऊं। घोड़े, घोड़े डोरमी, देखिए नाम, देखिए नाम, देखिए घोड़े मोड़नी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, घोड़े मोरनी, घोड़े मोरनी, ठीक है। अब इसमें ये घोड़े के समान ऐसे एक आर्टिफिशियल घोड़े के ऊपर बैठ कर आते हैं और एक नृत्य का फॉर्म है, मतलब लोक नृत्य बोलते हैं तो कोई वो नहीं है, पर फेमस बहुत है लोक नृत्य घोड़े मोरनी। कोंकणी जो समाज है यहाँ पर उनके द्वारा मनाया जाता है, मतलब यहाँ किनके साथ मनाया जाता है, ये कोंकणी समाज, कोंकणी समाज इसको सेलिब्रेट करता है। ये भी आपको याद रखना, कोंकणी समाज जो महाराष्ट्र से भी यहाँ पर है काफी, आपका है घोड़े, नकली घोड़े के ऊपर ढोल के उसमें बैठते हैं। अब ये क्या है, एक प्रकार का मराठा विजय, मराठा विजय की कहानी है, विजय की कहानी, ठीक है, पुर्तगालियों पर। भाई मराठा विजय प्राप्त करी थी मराठाओं ने जब पुर्तगालियों, तो उसकी कहानी चलती है घोड़े मोरनी में। इसके अलावा भी यहां पर डेलो एक नृत्य है, आपको याद रखना, डेलो नाच, ठीक है, मांडो, देखनी, ठीक है, टोनी मेल, ये सब यहाँ के नृत्य हैं, यहाँ के नृत्य हैं, ठीक है। धनगर, ये सब यहाँ को आपको याद है। इसके अलावा कुछ योजनाएं मैं आपको लिखवा देता हूँ गोवा की, जो अभी हाल ही में बहुत फेमस हुई है। यशस्वी योजना, ये आपको याद रखना है, यशस्वी योजना ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। स्वास्थ्य सहायक योजना ये भी लिख लीजिए। तीनों चारों योजना 2023 की है, ठीक है। स्तन कैंसर के लिए चलाया गया अभियान है, यहाँ पर स्तन कैंसर स्क्रीनिंग चालू कर दी है, तो आपको याद रखना स्तन कैंसर स्क्रीनिंग चालू करने का भी श्रेय गोवा को जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में लगातार बढ़ती बीमारी है उसकी स्क्रीनिंग गवर्नमेंट फ्री में करवाएगी। स्वास्थ्य सहायक योजना में एक अमाउंट इन्होंने फिक्स करा है कि यहाँ तक की स्वास्थ्य सुविधा हमारी तरफ से फ्री देंगे। यशस्वी योजनाओं में महिलाओं के उत्थान की बात करिए यशस्वी योजना में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आपको याद है, घोड़े मोरनी क्या बोलते हैं, घोड़े मोरनी कोंकणी समाज के द्वारा मनाया जाता है। चलिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? Who has been become the first high court of the country to publish judgment in regional language? भाई बहुत आईएमपी है, मतलब बहुत ही ज्यादा आईएमपी है कि रीजनल लैंग्वेज में डिसीजन दिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोर्ट ने इंग्लिश में नहीं दिया, हिंदी में नहीं दिया, रीजनल लैंग्वेज में अपना डिसीजन दिया। यू नो कि हमारे जो भी कोर्स होते हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है ना वो अंग्रेजी होती है, आपको याद रखना। लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और हमारे वहां की विधि भी लॉर्ड मैकाले साहब ने लिखी है। हमारे भारतीय विधि के जनक भी लॉर्ड मैकाले को बोलते हैं। कौन है? यस, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट,
केरल हाईकोर्ट। अब यार केरल हाईकोर्ट ने दो आयाम निश्चित करे। एक तो पहला जो इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम करा कि इन्होंने पेपरलेस, अगर पूछा जाए पेपरलेस, भारत में पहली हाईकोर्ट बनी है जो पेपरलेस है। पहली आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरा है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में डिसीजन, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में भाई रीजनल लैंग्वेज में डिसीजन देने वाली देश की पहली कोर्ट भी केरल बनी है, और पूर्ण रूप से पेपरलेस करने वाली कोर्ट भी कौन सी है? केरल हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है भाई, ये चीजें हैं बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो केरल हाई कोर्ट ये एर्नाकुलम में मिलेगी आपको। कहां मिलेगी? एर्नाकुलम में, आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप, ये केरल की ही है और लक्षद्वीप की भी यही है, ये आपको याद है, लक्षद्वीप की भी यही हाई कोर्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर केरल की बात करें, देखिए केरल का है क्या, केरल के जो सीएम है आपको मालूम है पिनराई विजयन। हमेशा लिखता हूं राज्यपाल जो आपको मालूम है, राज्यपाल यहां के बदले नहीं है, तो आरिफ मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, आरिफ, ठीक है, आपका मोहम्मद आरिफ आपको याद रखना है। केरल पहला ऐसा राज्य बना है, केरल फर्स्ट राज्य है भारत में जिसने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की बात करी है। ग्रीन हाइड्रोजन, अभी आपको एक फंडा मैंने बताया था, ग्रीन हाइड्रोजन हब भी कहां बनेगा? केरल में ही बनेगा, भारत का पहला राज्य। अब दिमाग में घूमता है कि सर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? मैंने आपको बताया था ग्रीन हाइड्रोजन मतलब पानी में से हाइड्रोजन को निकालना। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है पानी में से हाइड्रोजन निकालना। पानी में से कहां से प्राप्त कर रहे हैं? हाइड्रोजन पानी में से प्राप्त कर रहे हैं। एशिया स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लान में भी केरल नंबर 1 है। केरल का आप कोई तोड़ नहीं निकाल पाओगे। एशिया स्टार्टअप, ठीक है, इकोसिस्टम प्रोग्राम, इसमें भी नंबर 1 कौन? केरल। भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य भी कौन? केरल। भारत में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन है? भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो में भी कौन है? केरल। सेक्स रेशो में भी नंबर 1 है, पढ़े लिखे में भी नंबर 1 है केरल। तो इसकी और एक बात और है, दो नेगेटिव चीज बताता हूँ। कोरोना का भी पहला केस कहाँ? केरल में आया है। और अभी अपन ने जो दूसरे वायरस देखे हैं, ठीक है, वो भी कहाँ है? उसका भी पहला केस केरल में। केरल में सबसे ज्यादा हाई कोर्ट है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे चुना गया? राजीव शर्मा जी, रणवीर सिंह, राजीव रघुवंशी, रमेश चंद्र खन्ना। जल्दी बताएं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया? न्यू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया किसे चुना गया? जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर करें। सबसे पढ़ा लिखा, मालाबार कहते हैं, मालाबार तट को माल ज्यादा है। माल कौन सा है? थोरियम वाला माल सबसे ज्यादा मिलेगा मालाबार तट पर, आपको याद रखना है। हो बच्चों में टमाटर वाला वायरस, मार्स वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आ रहा है? राजीव रघुवंशी नाम फेंक रहे हैं भैया, और बिल्कुल सही दे रहे हैं, राजीव रघुवंशी। क्या नाम आएगा? न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए बहुत बड़ी बात है, राजीव रघुवंशी। न्यू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर। अब दिमाग में आती है सर ड्रग कंट्रोलर बने हैं तो कोई विभाग तो होगा। हाँ भाई दोस्तों, विभाग है CDSCO, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, ठीक है, कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रल ड्रग, ठीक है, स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलेगा और ये
1945 के समय से बना हुआ है भाई। ये औषधि के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। न्यू दिल्ली, क्या है, कहाँ मिलेगा ये? न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा, बहुत IMP है। और न्यू CDSCO के न्यू ड्रग कंट्रोलर के रूप में प्रमुख कौन बने हैं? राजीव रघुवंशी। कौन बने? राजीव रघुवंशी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, संसद रत्न पुरस्कार 2023। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? कितने सांसदों को नामित किया गया? संसद रत्न पुरस्कार कितने? 12, 10, 13 या 20? संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को दिया जाएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट लाइक एंड शेयर करें। चलिए, अरे ड्रग कंट्रोल भारत में औषधियों के नियंत्रण के लिए बात करेगी, कौन सी औषधि को पास करना है, कौन सी को नहीं। मतलब ड्रग कंट्रोलर के रूप में भारत में कौन सी पास होगी, कौन सी नहीं। याद है मैंने आपको बताया था कि भारत में कुछ सिरप्स ऐसे हैं जिन्होंने अफ्रीका और इंडोनेशिया में जान ली थी, तो उन सिरपों की जांच होनी चाहिए। तो सिरप्स की, ड्रग्स की जांच करने के लिए ड्रग कंट्रोलर और डिपार्टमेंट बनाए। गुड मॉर्निंग अज्जू, बहुत लेट हो गए बेटा। चलो फटाफट शेयर करो, आप कहीं पर भी आपको बताना है। ये है 13, ये क्या है? 13 जज को, मतलब भाई 13 सांसद या संसद रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिलेगा? 13 सांसदों को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी होता है। APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया है? TK रंगराजन। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? TK रंगराजन जी को, याद रखेंगे। ठीक है, 13 मिले हैं, 13 सांसद का नाम, 13 सांसद हैं, 13 सांसद। ठीक है, और इसमें भी 8 और 5, तो जो 8 सांसद है वो लोकसभा से नॉमिनेट हुए हैं, और 5 कहां से हुए हैं? राज्यसभा से। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। 8 लोकसभा के सांसद है और 5 राज्यसभा के साथ 13 सांसद को मिला है भाई रत्न अवार्ड, याद रखना। ठीक है, ये रत्न अवार्ड जो मिला है इसमें आपको याद रखना है 8 और 5 का फंडा है। लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। निम्न सदन ये है, उच्च सदन ये है। यहां जाना हो तो 25 साल में भी जा सकते हैं, यहां जाना हो तो 30 साल में जाना पड़ेगा। यहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, यहां इनडायरेक्ट वे में चुनाव होते हैं। यहां की जो जनसंख्या, मतलब जो सीट्स हैं, मैक्सिमम कितनी है? 552, और यहां कितनी है? 250। यहां पर अगर आप जा रहे हैं तो यहां जनता चुन के भेजती है, और यहां पर हम जिन विधायकों को चुनते हैं वो फिर उनको यहां चुनते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी और राज्यसभा की? तो 29 है यहां पर मध्य प्रदेश के पास, और यहां पर है 11। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं और यहां के भी आ सकते हैं। मनमोहन सिंह यहां से आए थे, और हमारे 2 बार से लगातार मोदी जी यहां से आए। तो याद रखें, ये डायरेक्ट चुन के आए और इधर इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बेटा 545 नहीं, मैं मैक्सिमम की बात करता हूं। 545 में से तो 543 तो बैठते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कनेक्ट 2, ऑपरेशन कनेक्ट 2 हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया था? CBI के द्वारा चलाया गया, CVC के द्वारा, RBI के द्वारा या SBI के द्वारा? ऑपरेशन कनेक्ट 2, कनक चला था, कनक 2। अभी तो CBI का खतरनाक प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कल सिसोदिया जी को उठा लेगा 8 घंटे की पूछताछ के बाद, चलो भैया चलो, बुलावा आया है और CBI ने बुलाया है। सुमेर सिंह सोलंकी, अच्छा हमारे वहां के जो सांसद है उनकी बात कर रहे हैं। चल लाइक एंड शेयर करें। बिल्कुल CBI, अब नाम तो मेरे मुंह से निकल ही गया, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब CBI ने कनक 2 चालू करा है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जो CBI ने कनक 2 चालू करा, ये करा क्या है, किससे रिलेटेड है कनक 2? अब ये अनाज व्यापारियों के ऊपर जांच होगी, अनाज व्यापारियों के ऊपर जांच।
ठीक है, जैसे जो स्टॉकिंग करते हैं ना उनके लिए आपको याद रखना है। ये कनेक्ट टू ऑपरेशन है अनाज व्यापार। क्या होता है कि भारत में बहुत सारा अनाज जमाखोरों के द्वारा जमा लिया जाता है, जब इकट्ठा कर लेते तो उसके बाद जो है ना जो कीमतें वो बढ़ जाती हैं। तो ये जो जांच होगी ना, ये कनेक्ट टू अनाज व्यापारियों के ऊपर जांच की जाएगी। मतलब जितने लोग सीरियल्स का स्टॉकिंग करते हैं उसके ऊपर सीबीआई की जांच होगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। अच्छा, इसको क्या किसने कहा था, किसने कहा था? इसको कहते हैं पिंजरे में बंद तोता। क्या कहते हैं इसको? पिंजरे में बंद तोता कहते हैं भैया इसको, पिंजरे में बंद तोता। कब बना था ये 1 अप्रैल को बना था, 1 अप्रैल 1963 में बना था, 1 अप्रैल 1960 में। ठीक है, रंगराजन जी आपको याद हो गए, सीबीआई के प्रमुख बने थे, और प्रमुख थे रंगराजन जी, और कोहली साहब पहले निर्देशक के रूप में। आपको याद है इनके जो पहले निर्देशक थे वो थे कोहली जी। ठीक है, और जो पहले हेड जो कार्यकर्ता थे वो रंगराजन। ये नाम याद रखा करो, मैं आपको इतना अभी अगर पूछे कि अभी इसके प्रमुख कौन है, अभी प्रमुख कौन है, तो सुबोध कुमार आपको याद रखना होगा। सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला की जगह है तो सुबोध कुमार जायसवाल, ऋषि कुमार शुक्ला के। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे। ठीक है, चीजें याद रखें। पिंजरे का तोता कहते हैं। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल, बिल्कुल ऋषि की जगह आए थे सुबोध कुमार। पहले कोहली साहब, रंगराजन जी हेड थे, 1963 में बना था, मुंबई में है, जहां वहां आपको सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगी। धमाकेदार ऑफर, संपूर्ण जानकारी, कुछ नया होगा आज, होली के रंग आप भी रंगेंगे विनर्स के संग। चलिए देख लेंगे क्या होगा आज का, कुछ खास होगा आज के दिन। तो दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहां पर किया गया? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे जो जानकारी दे रहा हूं। वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड? लद्दाख, माउंट एवरेस्ट, सिक्किम या हिमाचल? दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है, मतलब इससे ऊंचा फिर हो नहीं सकता। चलिए लाइक एंड शेयर करें, इस बार शेयरिंग में कम ताकत लग रही है। 5 के ऊपर पहुंचाए फटाफट, 6 जाते हैं अपन, जल्दी करें। आपस में बातचीत नहीं करना है, माउंट एवरेस्ट, क्या नाम आएगा? माउंट एवरेस्ट। भाई माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। ठीक है, क्या कहते हैं? सागर माथा। चीन में क्या कहते हैं? टोमुलंगमा। ठीक है, याद कर। और दुनिया इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। 8,852 लिखता हूं मैं, 50 भी नहीं लिखता, बर्फ जमने के बाद हाइट ऊंची हो जाती है। नेपाल और चाइना में आता है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की नहीं, भारत हिमालय की नहीं, एशिया की नहीं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में आती है, सर्वोच्च हिमालय में। सबसे ऊंचा मौसम जो विभाग का निर्माण किया गया यहीं पर किया गया, माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे। ठीक है, एवरेस्ट फिर से चालू कर दिया गया है मौसम विभाग। दुनिया का सबसे ऊंचा जो मौसम विभाग बना है, या सबसे जो डिपार्टमेंट बनाया गया यहां पर बना दिया गया सबसे ऊपर। ठीक है, अब यहां पर स्थापित कर दिया गया, फिर से चलेगा माउंट एवरेस्ट। पहले क्या होता था, यहां पर भी मौसम की जानकारी के लिए केंद्र बनाया गया था, पर हवाएं इतनी तेज चलती कि केंद्र। ठीक है, अब मालूम किसकी मदद से? तेंजिंग शेरपा, ये नाम सुना होगा आपने, तेंजिंग शेरपा की मदद से बना था। तेंजिंग शेरपा आपको याद रखना है, नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट की ये है ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए शेयरिंग करते चले। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, वाईवी रेड्डी, शशिकांत दास। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक किताब किसने लिखी? Who has written the book Indian? भाई यह पुस्तकों का ध्यान रखना आप लोग, आबकारी में अच्छी खासी पुस्तकें पूछी जा रही थी। ठीक है, तो पुस्तक का याद है, पटवारी में भी पुस्तक पूछेंगे।
अच्छा पवन बताइए कौन सी कमेंट रह गई बेटा, मैं चलिए थैंक यू फॉर चाय भैया, थैंक यू फॉर चाय, जल्दी बताइए। वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी। अब देखिए ये 14th वित्त आयोग के प्रमुख थे वाई वी रेड्डी, और किताब का विमोचन क्या है, 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष ने। ठीक है, और 15 कौन है, ए के सिंह। ए के सिंह ने इस किताब का विमोचन करा है, और लिखी किसने है, वाई वी रेड्डी साहब ने। किसी लिखने हैं, वाई वी रेड्डी, आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो इंडियन फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरेशन, वाई वी रेड्डी किसने लिखी भी है, वाई वी रेड्डी। ठीक है, विमोचन करा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने, और लिखी है 14 वाले ने, ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। किस राज्य ने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक देने की घोषणा करी? विच स्टेट हैज बीन अनाउंस द एडिशनल डोज ऑफ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन? उड़ीसा, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल? कौन दे रहा है भैया? किसने कहा कि नहीं हम तो इंजेक्टेबल भी देंगे, ओरल के अलावा हम लोग इंजेक्टेबल भी देंगे। इंजेक्टेबल भी चलता है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू पे। ये किसने करा है? पश्चिम बंगाल। किसने करा है? पश्चिम। दीदी ने फैसला लिया है, दीदी की सरकार। दीदी की सरकार बोले तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने घोषणा करी कि नहीं हम तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी चालू करेंगे। हालांकि भारत जो है वो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है, मलेरिया मुक्त नहीं हुआ, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, पर फिर भी इंजेक्टेबल की शुरुआत कर रहे हैं कौन? वेस्ट बंगाल। दोस्तों जब भी पोलियो क्या है, पोलियो आपने सुना होगा, जैसे ये ओरल है, ये जो है ना ये ओरल ड्रॉप है, इसको ओरल ड्रॉप बोलते हैं। 5 साल के भीतर ये प्रभावित करता है बच्चों को, 5 साल के अंदर ये ड्रॉप देना जरूरी है। ओरल ड्रॉप की शुरुआत करी थी 1955 में जोहान साल्क ने। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है साइंस में। फिर इसके बाद 1961 में, मतलब ओरल ड्रॉप नहीं, पहले तो ये आया था जोहान साल्क ने 1955 में पोलियो की दवा बनाई थी, पोलियो की दवा बनाई थी, है ना। इसके बाद ओरल ड्रॉप बाद में आया, ओरल ड्रॉप बाद में आया, पहले इंजेक्शन के रूप में ही आया था। ये बनाया था डॉक्टर अल्बर्ट ने, अल्बर्ट, ठीक है, सैबिक करके था, आप देख लेना, अल्बर्ट नाम है, मुझे याद है इतना ही, अल्बर्ट, डॉक्टर अल्बर्ट, ठीक है, याद रखेंगे। ये 1961 में लेके आए थे पोलियो जो है एक तरह का आप समझ लीजिए वायरस है जो अफेक्ट करता है बच्चों के न्यूरॉन सिस्टम पे अफेक्ट करता है, पैरालिसिस ले आता है, कोई अंग काम नहीं करता। आपको बता दें पोलियोमाइस्टिस कहा जाता है, संक्रमण वायरल रोग है ये, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस, ये आपको याद रखना। हाँ सीवी आनंद जी, राज्यपाल अगर लिखना है सीवी आनंद जी, लिख देता हूं। वेस्ट बंगाल अब वेस्ट बंगाल में इंजेक्शन भी लगेंगे। HD3385 इज द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? एक नई वैरायटी आई है HD3385। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पीएससी वगैरह में देखे होंगे, कोई भी क्रॉप का नया वर्जन वो पूछ लेते हैं। पिछली बार मक्का का पूछा था। लाइक एंड शेयर करते चले दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते चले, बहुत कम जुड़े हैं मंडे को। चलिए लाइक एंड शेयर करें, बातचीत नहीं करना है। आंसर आएगा गेहूं। गेहूं की सबसे अच्छी किस्म बताइए, नई क्रॉप है, गेहूं की वैरायटी आई है, गेहूं की वैरायटी है 3385। आपको याद रखना है, क्या रखा गया? 3385। अब दोस्तों जब भी गेहूं की बात करें ना तो गेहूं को कहा जाता है अनाज का राजा, अनाज का राजा कहते हैं, और वहीं मक्का को कहते हैं अनाज की रानी, अनाज की रानी। ये दोनों यहाँ हैं। जब भी मैं गेहूं की बात करता हूं कि यार विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है,
विश्व में सबसे ज्यादा कौन करता है? चीन करता है, ये आप याद रखें। विश्व में गेहूं का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। और अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है भारत में। मगर सबसे अच्छी ग्रोथ मध्य प्रदेश की है भाई। 6 बार से मध्य प्रदेश गेहूं पर कृषि कर्मठ अवार्ड जीत रहा है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, गेहूं का साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम, ऐसे याद है, ट्रिटिकम बोलते हैं इसको, गेहूं को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब गेहूं अनुसंधान केंद्र भारतीय या राष्ट्रीय बोल दूं, राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान, करनाल, कहां मिलेगा? करनाल। वहीं मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान पूछे तो, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको याद रखना है पवार खेड़ा, और ये कहां मिलेगा? जबलपुर। कहां मिलेगा दोस्तों? जबलपुर, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। सारी जानकारी आपके सामने है। मध्य प्रदेश का चंदूसी बहुत फेमस है, डुरुम इंदौर का फेमस है, उससे ब्रेड बनती। चलिए, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? अखिल भारतीय ताइक्वांडो, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ हुई भैया? ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई दोस्तों। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई, आपको याद रखना है। नई दिल्ली में आयोजित हुए ताइक्वांडो चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखेंगे। सुजाता चतुर्वेदी ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव। ठीक है, भारतीय ताइक्वांडो चैंपियन जो डिपार्टमेंट उसके सचिव हैं, खेल सचिव, आपको याद रखना है। कौन है ये? खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी। चलिए याद रख लीजिएगा, यह है ताइक्वांडो, इस तरह से खेला जाता है ताइक्वांडो। एक नया गेम है, अलग सा गेम है, इसमें लात और मुक्के दोनों मारते हैं। ताइक्वांडो, ठीक है, याद रखना। कहाँ शुरू हुई चैंपियनशिप? दिल्ली। कहाँ शुरू हुई चैंपियनशिप? दिल्ली में शुरू हुई, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश से क्या लेके आए हैं? तो पटवारी वाले, आबकारी वाले सब इकट्ठा हो जाइए मध्य प्रदेश। अच्छा, एक और बात, दिल्ली में अभी मैंने कल ही बताया ना, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ठीक है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने गिरफ्तार करा। क्यों गिरफ्तार करा है? शराब वाले केस में, शराब जो अवैध शराब वाला मामला था उसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में जो सीएम साहब है वो है केजरीवाल, मफलर गले में देखो तो ठंड आ गई। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल अगर आपको यहाँ विनय कुमार सक्सेना, आपको याद रखना कौन आएगा? विनय कुमार सक्सेना। आपको मध्य प्रदेश से क्या है खास लेके आते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो भारत में अभी मध्य प्रदेश में हुए थे, भारत के मध्य प्रदेश में 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था और मध्य प्रदेश 3rd रैंक पे था। कौन से रैंक पे था? 3rd रैंक पे था। ठीक है, तो बताना है स्वर्ण जीता, गोल्ड जीता, कहां से जीता है? कुछ भी नहीं जीता, जल्दी बताओ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेजबानी करी अपन ने, ठीक है, अपन इसमें जीते हैं गोल्ड बेटा, गोल्ड। ठीक है, एमपी वर्सेस फाइनल में हुआ था झारखंड, है ना, अपन ने 4-3 से हराया इनको। अपना एमपी क्या कम है क्या? याद रखना। नंबर ऑफ टोटल मेडल टैली याद रखना, टोटल मेडल कितने हैं, उसमें गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ये पूछा जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, 3rd रैंक आई है, पहली और दूसरी किसकी थी? 8 कौन कौन से शहर थे? अमरकंटक,
ठीक है, मशाल क्या क्या खास बात थी उसमें, क्या क्या चित्र था, कई बार बता चुका हूं। और आपने सोचा होगा कि लास्ट में इसके को एक क्वेश्चन कल भी फंसा था, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कल भी फंसा था, आपको याद ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो ये खेलो इंडिया में अपने को याद रखना है, गोल्ड लेके आए अपन, पुरुष हॉकी टीम में क्या लाए, गोल्ड लेके आए, झारखंड को हराया अपन ने 4-3 से। भैया वैसे ही आपको मालूम है भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रख लेना जो जो चीजें मैं बताऊं, ठीक है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किसने करा, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है। और इसका उद्घाटन, ठीक है, जल्दी बताएं, राष्ट्रपति कौन करेंगी, राष्ट्रपति, ये किया जाएगा, मतलब ये अभी होगा, ये कब होगा, 3 मार्च को इसका आयोजन, 3 मार्च को इसका आयोजन कहां होगा, भोपाल में, कहां होगा, भोपाल में होगा। तो एक नया क्वेश्चन जुड़ जाएगा कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहां हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। उद्घाटन करने कौन आया, द्रौपदी, मतलब कौन आएंगी, द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, कौन आएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी आएंगे, आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं मैं आपको, ठीक है। और याद रखना कि इंदौर में जो प्रवासी सम्मेलन हुआ था 9 तारीख को, उसका भी उद्घाटन किसने करा था, ठीक है, प्रवासी दिवस का, उसका उद्घाटन भी द्रौपदी मुर्मू जी ने करा था। 9 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो मनाया गया था इंदौर में। और 3 मार्च को प्रेसिडेंट यहां पर भी उद्घाटन करने आएगी। यहां पर सिर्फ भारत ही नहीं, लगभग 16 देश रिप्रेजेंट करेंगे, 16 देशों को। तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कौन करने आएगी, द्रौपदी मुर्मू, 15वीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी और दूसरी महिला, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला देखिए, कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया, कोल जनजाति का आयोजन किस शहर में किया गया, जबलपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, किसमें किया गया भाई, जल्दी बताइए। कोल जनजाति का आयोजन कहां किया गया, जल्दी बताइए। कोल जनजाति का भाई सतना में, कहां किया गया दोस्तों, सतना में, सतना याद रखेंगे, सतना में कोल महोत्सव, कोल महोत्सव आपको याद रखना है, कोल जनजाति का महोत्सव आयोजन, महाकुंभ, महाकुंभ आयोजन किया गया, कोल जनजाति याद रखेंगे। सतना में ही आपको मिलेगा, चित्रकूट मिलेगा, और किस नदी पर, मंदाकिनी, ठीक है, आपको याद है। सतना में आपको क्या मिलेगा, मैहर मिलेगा, सतना में आपको मिलेगा मुकुंदपुरा, जहां पर क्या है, व्हाइट टाइगर सेंचुरी, कौन से टाइगर है भैया, व्हाइट टाइगर सेंचुरी मिलेगी। सतना, सतना काय के लिए फेमस है, सीमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। सतना किसके लिए फेमस है, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये कोल महोत्सव कब चला, ठीक है, कोल महाकुंभ, कोल महाकुंभ कब से आयोजन हुआ इसका, 24 फैब, कहां पर, सतना, याद रखेंगे, ठीक। किसने आयोजन करा, मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कौन कौन आए थे, अमित शाह आए थे मुख्य अतिथि, और सीएम साहब दोनों थे यहां पर, ठीक है। कितने करोड़ खर्च करने की बात करिए, 532 करोड़ खर्च करने का प्रोजेक्ट करा कि सतना में हम कितना खर्च करेंगे, 532 करोड़, 532 करोड़। अगला देख लीजिए, फिर हाल ही में कैबिनेट के प्राकृतिक आपदा में दुधारू पशु की क्षति होने पर अगर दूध देने वाला कोई पशु को कोई दिक्कत होगी तो राहत कितनी दी जाएगी, 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है कैबिनेट ने। प्राकृतिक आपदा में कोई जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, और उसमें हमारे घर की गाय भैंस या दुधारू जो भी दूध दे रहा हो वो पशु अगर मारा जाता है तो 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 37,500, कितनी कर दी गई, 37,500, आपको याद रखना है, 37,500, बहुत अच्छे से याद रखना है, 37,500, 37,500 कर दी गई, मतलब 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 37,500 दुधारू पशु पर क्षति होने पर। ये बहुत बढ़िया चीज करी है, बहुत बढ़िया। गाय भैंस ऊंट बकरी जो भी दूध देता है उस सब, ये सब उसमें काउंट कर लिया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो याद रखें दुधारू पशु पे अब 37,500। अपनी गाय शांत हो गई है, अपने वहां भैंस शांत हो गई है, कोई भी प्राकृतिक आपदा हुई और अपना जो जानवर जो दूध दे रहा था अगर वो शांत हो गया, तो अब हमें कितना मिलेगा? 37,500। हालांकि इनकी कीमत में बहुत कम है, पर फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो मिला है। चलिए चाय पे चर्चा कर लेते हैं। चाय पे चर्चा करते हैं कि रूस ने तोड़ा परमाणु समझौता। रशिया ब्रोक द न्यूक्लियर डील। आपको मालूम है रशिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी कि भाई हम आपके और हमारे बीच में 150 से ज्यादा, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। जिसको रिन्यू नहीं करा है रशिया ने, जिसको रिन्यू नहीं करा मतलब अब रशिया नहीं चाहता कि वो डील आगे भी बढ़े। अब जब डील आगे नहीं बढ़ेगी तो हो सकता है न्यूक्लियर वॉर स्टेज पर हो भैया, एकदम टू बी हैपन होने वाला। तो नई चीज है, कोशिश करिएगा। याद रखना कि कौन सी डील तोड़ी है, ये मैंने पहले भी आपको चाय पे समझौते में बताई थी, ठीक है। इसने रिन्यू नहीं करी, ठीक है। मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रशिया एंड अमेरिका के बीच में हुई थी ये डील। किस किस के बीच में हुई थी? रूस और अमेरिका के बीच में। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन भी बता दूं कि आज का क्वेश्चन यही था कि आपको ये डील कब हुई थी और किन दो राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच में डील हुई है। आप मुझे डिटेल में लिख के बताइए, फिर मैं आपको 1 तारीख को डिक्लेयर करूंगा कौन रहेगा विजेता। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा। मेरी तरफ से आज इतना। हम 3 बजे मिलते हैं MPBC चैनल। जय हिंद, जय भारत।